नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी राज्य व्यवस्था की क्लास में हम लोग नागरिकता वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। नागरिकता संबंधी जितने भी संवैधानिक प्रावधान थे इसके प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, फिर इसे देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इस सेक्शन में हम लोग जिस चीज़ों को डिस्कस करेंगे ये बहुत ही थोड़ा सा लार्ज होगा, लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा और उन्हें करना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग नागरिकता संबंधी जो एक्ट, जैसे अनुच्छेद 11 में हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान संसद को ये अधिकार देता है कि वह जैसा उचित समझे वैसा नागरिकता मतलब भारतीय लोगों को मतलब जिस प्रकार से नागरिक उसे बनाना है या नागरिकता का अधिकार देना है या किस प्रकार से नागरिकता को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, उस संबंध में वो कानून बनाए, ऐसा संसद को विशेषाधिकार है। तो इसी विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 में ले आए और इसके तहत जो है मतलब बताया गया कि किस प्रकार से किसी को नागरिकता दी जाएगी और किसी की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यानी कि आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955, है ना। और नागरिकता अधिनियम 1955 किसी भी व्यक्ति को नागरिकता अर्जित करने और समाप्त करने संबंधित प्रावधान करता है। यहाँ पर पहले हम देखते हैं नागरिकता अर्जित करने संबंधित। तो जो पहला प्रश्न आप एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि 5 प्रकार से, ये प्रकारों पर भी पूछा गया है ना, 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जिसमें देखिए यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं। पहला है जन्म से, बाई बर्थ। दूसरा है वंश के आधार पर, बाई डिसेंट। और तीसरा है बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा। इसके बाद तो ये 3 आपके हो गए, यहाँ 5वां का नाम लिख देते हैं। जन्म से, दूसरा वंश के आधार पर, सबकी चर्चा हम लोग करेंगे, और तीसरा पंजीकरण के द्वारा। चौथा आता है आपका देशीकरण के द्वारा, है ना, देशीय करण के द्वारा। और 5वां है किसी भी क्षेत्र को अगर अंतर्विष्ट कर लिया जाए, भारत में सम्मिलित कर लिया जाए तो उससे जो है 5वां प्रकार आ जाएगा, है ना। अभी उसको आगे हम चर्चा करेंगे। आइए पहले देखते हैं कि बाई बर्थ। तो पहले प्रश्न तो यहीं से आता है ना। और इन 5 प्रश्नों पर भी एग्जाम आया है। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और कोई बाहरी क्षेत्र, इन क्षेत्र समाविष्ट करने पर। यदि किसी बाहरी क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है भारतीय क्षेत्र में तो उस क्षेत्र के सभी नागरिक ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता मिलती है। कई बार एग्जामों में से इनमें से 3 कोई एक अलग से दे देगा, ठीक, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये तो आपको प्रॉपरली ढंग से समझ करके चलना होगा एग्जाम के लिए। आइए, तो 26 जनवरी 1950 जो संविधान अपना लागू हो गया, तो उस दिन तक की नागरिकता कौन भारत का नागरिक होगा, इसको डिफाइन करने के बाद आगे नागरिकता के संबंध में किसको किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए बाई बर्थ, जन्म से, यानी कि जन्म से कौन भारतीय नागरिक होगा। तो इसके लिए पहला प्रावधान हुआ यहाँ पर कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, मतलब 27 जनवरी को, 28 जनवरी को, है ना, ठीक, यानी उसके बाद, पहले नहीं, बाद की बात हो रही है ना। तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले, 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। ठीक, ध्यान समझिएगा। 26 जनवरी 1950 यानी कि 1987 वाली जो बात है, इसका मतलब इसके पहले कोई न कोई ऐसा अधिनियम आया होगा जिसने इसमें कोई न कोई बदलाव किया गया, इसीलिए यहाँ पर ये डेट है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 में भी आया, 86 में भी आया, है ना, असम वाले मुद्दे पर। खैर फिलहाल अभी हम यहाँ फोकस करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। जिसका भी जन्म भारत में हुआ है इस टाइम पीरियड के दौरान, तो वो सब क्या होगा, भारत का होगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। अब इसके बाद की भी नागरिकता को आपको डिफाइन करना होगा।
1 जुलाई 1987 को, जैसे देखिए हम आप नॉर्मली जितने भी लोग हैं हम लोग क्या है, बाई बर्थ इंडियन है ना, क्योंकि हमारा जन्म भारत में हुआ, ठीक। फिर आगे डिफाइन किया गया कि 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, भाई इसके पहले तक की बात तो हो गई थी, 1950 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई सन 87 तक की बात हो गई, 87 से पहले की बात हो गई। अब इस दिन से लेकर के 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उस दौरान उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक। ध्यान से फिर से, 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लागू कब हुआ था, तो यह दिसंबर 2004 में लागू हुआ था। डेट भी मैं अगर आपको बता दूं तो इसकी डेट है 3 दिसंबर 2004, है ना। डेट आपको याद नहीं रखना, लेकिन समझिएगा कि लागू होने से पहले जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उस दौरान उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, ठीक। भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई भी एक क्या हो, भारत का नागरिक हो। तीसरी बात क्या कहता है, यानी कि 2003 के लागू होने से पहले, यानी इस संशोधन में भी कुछ न कुछ तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 भी आया होगा, उसमें क्या प्रावधान किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद वह बच्चा या व्यक्ति जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों, या तो माता पिता दोनों क्या हो, भारतीय हों, या दोनों में से कोई एक भारतीय हो लेकिन दूसरा किसी अन्य स्टेट का अवैध प्रवासी न हो, इनलीगल रेजिडेंट न हो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश से, एक होता है वैलिड रेजिडेंट, जब आप वीज़ा पासपोर्ट बनवा करके किसी दूसरे देश से व्यक्ति हमारे देश में आते हैं, या हम लोग वीज़ा पासपोर्ट बनवा कर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम वैध कहलाते हैं, लीगलाइज रेजिडेंट कहलाते हैं, वैध प्रवासी कहलाते हैं। लेकिन जब हम बिना वीज़ा पासपोर्ट के ऐसे ही घुस जाते हैं, ठीक, और ऐसे ही कहाँ, जैसे मान लीजिए भारत से आप पाकिस्तान में जाकर चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, जिन देशों से आपकी क्या है मतलब टेरिटरी जुड़ी हुई है, बाउंड्री जुड़ी हुई है, तो आप चले जाइए, है ना, बिना एयरपोर्ट और बिना जो है सी पोर्ट के सहायता से, तो आप ऐसे घुस सकते हैं अवैध तरीके से। या फिर आप वीज़ा पासपोर्ट बनवा कर गए और आपके पासपोर्ट की डेट खत्म हो गई तब भी आप रुके रह गए, तो आप अवैध प्रवासी में आएंगे। तो कहने का मतलब है वो अलग अलग कंडीशन है उसके लिए। तो दोनों में से कोई एक भारतीय हो लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी न हो, ठीक। अगर ऐसा नहीं है तो वह भारतीय नागरिक माना जाएगा, लेकिन अगर कोई अवैध प्रवासी है माता या पिता में से तो वह भारत का नागरिक, उसका बच्चा नहीं माना जाएगा। ये 3 कंडीशन हैं जो बाई बर्थ जो है आपको क्या देते हैं, भारतीय सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट देते हैं, इंडियन सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होता है, ठीक। बहुत ही आसान है समझना, फ्लो चार्ट बना करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। पहले में बात की गई 26 जनवरी 1950 से 1787 यानी 1 जुलाई 1987 से पहले तक की बात की गई। दोबारा बात किया गया कि भाई 1 जुलाई 1987 से सन 2003 के लागू होने यानी 3 दिसंबर 2004 तक के बाद बीच की बात की गई, जिसमें कहा गया कि माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। फिर 2003 में फिर एक सुधार किया गया और ये कहा गया कि माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो चलेगा, लेकिन दूसरा जो है किसी अन्य देश का अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला उसमें क्या है आकर के जुड़ गया, ठीक। तो ये रहा बाई बर्थ सिटीजनशिप का। दूसरा है वंश के आधार पर। अगर हम देखें वंश के आधार पर तो 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1920 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हों तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक। कहने का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय यदि उसके पिता भारतीय नागरिक हैं तब वह क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। यहाँ सिर्फ पिता की बात की गई, ठीक। लेकिन बाद में इसमें सुधार किया गया, 10 दिसंबर 1992 के बाद इसमें क्या किया गया, सुधार किया गया। और क्या किया गया कि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ जब पिता भारतीय नागरिक इसका मतलब क्या है, माता का कहीं ना कहीं थोड़ा सा
गड़बड़ था, तो माता को भी समान का अधिकार दिया गया। मतलब दोनों में से कोई भी एक भारतीय नागरिक होगा तो वह भारतीय कहलाएगा, उसका व्यक्ति भी क्या है, भारतीय नागरिकता को धारण कर लेगा। ठीक, तो ये वंश के आधार पर ये प्रावधान है ना। ठीक, तो अब देखिए प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा कि वंश के आधार पर नागरिकता आपको मिलेगी कब, जब होने चाहिए माता पिता दोनों भारतीय, माता नागरिक मतलब माता भारतीय या पिता भारतीय या दोनों, इस तरीके का प्रश्न बनेगा। तो दोनों में से कोई भी एक होगा तब भी आप भारतीय नागरिक होंगे, है ना। ठीक, भले ही आपका जन्म भारत से बाहर क्यों न हुआ हो। ठीक, तो ये हो गया वंश के आधार पर, चूंकि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय था इसलिए आप भी भारतीय हुए, भले ही आपका जन्म क्या है, इंडियन टेरिटरी के बाहर हुआ हो। आगे देखते हैं, पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप कैसे नागरिकता प्राप्त करेंगे। तो भारतीय मूल का व्यक्ति, अब भारतीय मूल की चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, आज फिर आपको शॉर्ट में बताते चलते हैं। भारतीय मूल का मतलब उस व्यक्ति से है कि 1947 से पहले यानी अविभाजित भारत में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके माता पिता, दादा दादी या उनके भी माता पिता, मतलब दादा पर दादा दादी भी आप कह सकते हैं उसको, संविधान में दादा दादी तक की चर्चा की गई है, अगर वो अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं तो वह व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाता है। ठीक, और अविभाजित भारत मतलब 1935 का भारत। जो नागरिकता आवेदन से पूर्व ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो, मतलब जिसके माता पिता या दादा दादी भारत के नागरिक रहे हों, है ना, या अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, वह अगर नागरिकता का आवेदन, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने से पहले लगातार 7 वर्षों तक भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा, और ऐसा वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा यानी पंजीकरण के द्वारा होगा। दूसरा इसमें प्रावधान किया गया कि भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति, यदि कोई विदेशी स्त्री है यहाँ के पुरुष से विवाह कर लेती है, या कोई विदेशी पुरुष यहाँ की स्त्री से विवाह कर लेता है, ठीक, तो विवाहित व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति की बात की गई है, ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा ना हो व्यक्ति का मतलब आप सिर्फ पुरुष समझे, व्यक्ति में पुरुष और महिला दोनों आते हैं, है ना। तो पॉलिटी में देखिए इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है, शब्दों का बड़ा महत्व है ना। ठीक, और शब्दों को ही समझ करके देखिए, जो लायर्स वगैरह होते हैं वह क्या करते हैं, चीज़ों की समीक्षा या व्याख्या करते हैं। ठीक, तो शब्दों का सही अर्थ और सही मतलब आपको समझना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, तो भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, है ना, यानी कि ऐसा कोई भी स्त्री पुरुष जो बाहर का है, अगर वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता को चाहता है तो वह भारतीय किसी भी स्त्री या पुरुष से विवाहित होगा तो उसे 7 वर्ष, जिस दिन वो आवेदन करेगा उसके 7 साल पहले से उसे भारत में रहना होगा। ठीक है, और अगर वो ऐसा है तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। पंजीकरण के द्वारा भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे जो होते हैं उन्हें भी हम क्या रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिक मानते हैं। तो ये 3 हो गए, इनको आप नोट कर लेंगे, फिर इसको रफ करके हम बाकी 2 की भी चर्चा करते हैं। आइए 4 टाइप्स देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 से नागरिकता अर्जित करने का जो चौथा तरीका है वो क्या है, देशीकरण के द्वारा, है ना, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा भी, इसे कहते हैं प्राकृतिक वर्ण भी कहते हैं, है ना। देशीकरण है, देसी नहीं है, ठीक, लोकलाइजेशन नहीं, नेचुरलाइजेशन शब्द इसका इंग्लिश में यूज होता है। ठीक, तो इसके द्वारा भी आप नागरिकता को ले सकते हैं। इसके लिए देखिए कंडीशंस क्या हैं, संबंधित देश में, मतलब जिस देश की नागरिकता, यानी भारत देश की अगर आपको नागरिकता लेनी है तो इसमें एक निश्चित अवधि तक निवास करना होगा। इसके बाद है दूसरा, आप पहले से किसी ऐसे देश के नागरिक न हो जिस देश में भारतीय लोगों को इस प्रोसेस द्वारा नागरिकता न मिलती हो। कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक देश, जैसे मान लीजिए अगर आप यूएसए के नागरिक हैं, है ना, तो आपको इस प्रोसेस से सिटीजनशिप तभी मिलेगा जब यूएसए में किसी भी भारतीय को इस तरीके से नागरिकता मिलती हो। अगर नागरिकता नहीं मिल रही हो तो नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे यही लिखा गया, किसी ऐसे देश के नागरिक न हो जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता न मिलती हो। ठीक, अगर आप किसी ऐसे देश के निवासी हैं और भारत की नागरिकता आप चाहते हैं देशीकरण के आधार पर, लेकिन यदि आपके देश में किसी भी भारतीय को देशीकरण के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी तो आपको भी यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, आप कितनी भी शर्तों को पूरा करते रहिए। ठीक, तीसरा है, अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो उसे भी क्या कहा जाएगा, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना कराया जाएगा। एक होता है नागरिक रहते हुए नागरिकता के लिए आवेदन करना, एक होता है नागरिकता का त्याग करके, है ना, छोड़ करके भारतीय नागरिकता के लिए करना, मतलब करना, तो इसे देशीकरण के अंतर्गत। यहाँ से प्रश्न देखिए इस टाइप का पूछा जाता है,
निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका देशीकरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है या सम्मिलित है ना। तो वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट को अलग अलग करके बता रहा हूँ। इसके बाद कि 8वीं अनुसूची है ना, तो आप जानते हैं संविधान में, मूल संविधान में 9 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें से जो 8वीं अनुसूची है यह भारत में जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, शुरू में जब संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में ठीक 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कितनी भाषा हैं, 22 भाषा है, मतलब 8 और भी भाषाएं इसमें जोड़ी जा चुकी हैं। 2 संविधान संशोधन अभी तक इसमें हो चुका है। सबसे अंत में आप देखेंगे तो संथाली भाषा को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन 2003 है ना। इस प्रकार इसमें क्या है, 22 भाषा है। यह भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है क्योंकि देखिए पिछले साल एक भाषा है तुलु, जो द्रविड़ की भाषा है ना, मतलब जो साउथ इंडियन लोग हैं जिसमें द्रविड़ प्रजाति जो लोग हैं उनकी भाषा है तुलु, जिसे इस भाषा में मतलब इसमें जोड़ने की मांग काफ़ी थी। और अभी जैसे आपका जो सेंसेक्स है 2021 है ना, जब भी ये जारी होता है 2021 की जनगणना, तो उसमें देखिए प्रादेशिक भाषाओं में किसी भाषा को दर्जा मिलने का ये मतलब एक आधार ये होता है कि कितनी पॉपुलेशन उस भाषा को बोलती है, ठीक। और वो हम जब आपका सेंसेक्स आता तो उसके आधार पर उसे हम काउंट कर लेते हैं, तो तब तक के लिए इसको डिले किया गया है। तो तुलु भाषा, तो ये पूछा जाता है। तो 8वीं अनुसूची में इस समय कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं, ठीक। सबसे लास्ट में इसमें जो है संथाली भाषा जोड़ी गई सन 2003 में। खैर, तो कहने का मतलब है कि अगर देशीकरण के द्वारा किसी को नागरिकता चाहिए तो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाओं का वर्णन किया गया इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के बारे में उसे मतलब अच्छे से उसे आता हो, कोई भी एक भाषा को अच्छा क्या हो, ज्ञाता हो। इसके बाद बात की भाई अच्छे चरित्र वाला हो, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसका ठीक ठाक हो, है ना। ऐसा नहीं किसी देश से हो मतलब किसी भी अपराध में सजा याफ्ता हो या फिर बैंकरप्सी करके दिवालिया हो करके, है ना, विजय माल्या की तरह भाग कर गया हो, ऐसा कुछ नहीं हो, है ना। तो चरित्र उसका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फिर आगे किया गया कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक, इन सब कंडीशंस के अलावा एक स्पेशल कंडीशन रखा गया कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के लिए कोई विशेष कार्य कर चुका हो, है ना, तो उसे उपर्युक्त शर्तों को पूर्ण किए बगैर, इन सारी बातों को पूर्ण किए बगैर भी नागरिकता देशीकरण द्वारा दिया जा सकता है, ठीक। यदि इन क्षेत्रों में उसने कुछ ऐसा उल्लेखनीय या सराहनीय कार्य किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसे जो है देशीकरण द्वारा नागरिकता दिया जा सकता है। बस ऐसे व्यक्ति को एक कंडीशन ये है कि उसे भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे व्यक्ति को जिसको इस आधार पर नागरिकता मिलेगी उसे भारतीय संविधान के प्रति, और ये प्रश्न देखिए MPPCS में कई बार पूछा जा चुका है, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेना पड़ेगा, ठीक। तो भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेकर के नागरिकता देशीकरण के प्रावधानों के तहत आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन आप विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य किए हों, ठीक। तो इस प्रकार से चौथा रहा। पांचवा बहुत छोटा सा है, जब आपको मैं बता देता हूँ यहीं पर, है ना। पांचवें में क्या है कि ये तो चौथा हो गया देशीकरण द्वारा, पांचवें में है क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। तो इसमें कुछ नहीं है, क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर कहने का मतलब ये है कि यदि भारतीय भौगोलिक सीमाओं में किसी अन्य नए क्षेत्र का, कल को मान लीजिए हम जैसे गिलगिट और बाल्टिस्तान को अगर अपने में मिला लेते हैं, ठीक, तो वहाँ के जो लोग होंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे सिक्किम को जब विलय हुआ भारत में तो संयुक्त राज्य हुआ, फिर पूर्ण राज्य हो गया, तो सिक्किम में जितने लोग होंगे ऑटोमेटिकली क्या हो गए, भारत के नागरिक हो गए। तो ये हो गया क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर जो है भारतीय नागरिकता। तो इस प्रकार से नागरिकता अधिनियम 1955 जो होता है वह 5 प्रकार से नागरिकता अर्जित करने का प्रावधान करता है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, ठीक। नोट कर लीजिएगा इसको। आइए देखते हैं नागरिकता का परित्याग, मतलब नागरिकता किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त किए जाने का प्रावधान है। पहला है नागरिकता का परित्याग कर देना, ठीक। यदि कोई व्यक्ति जो निर्धारित प्रारूप है उसको फॉलो करते हुए, कोई भी भारतीय व्यक्ति जो निर्धारित प्रारूप है उसको फॉलो करते हुए अपनी स्वेच्छा से चाहे तो नागरिकता का परित्याग कर सकता है ना।
तो ये होता है नागरिकता, मतलब कि हम जो है भारत की नागरिकता क्या करते हैं, परित्याग करते हैं। तो स्वेच्छा से, जब आप ऐसा अपनी इच्छा से करते हैं, स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग कर देना, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये आप उस स्थिति में नहीं कर सकते जब क्या है, किसी देश से भारत का युद्ध चल रहा हो, है ना, ठीक। उस पर फिर केंद्र सरकार आपका क्या कर देगी, रोक लगा देगी, उस समय आप नागरिकता का परित्याग नहीं कर सकते, है ना। जब युद्ध की स्थिति होगी, यानी कि युद्ध की संघर्ष की स्थिति में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ थे, है ना, इन्होंने नागरिकता का परित्याग कर दिया, तो अब इनका जो नाबालिग बच्चा होगा, जो चाइल्ड होगा, वह भी भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ठीक। लेकिन वह चाहे तो बालिग होने के बाद 18+ एज होने के बाद, 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद वह भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग कर सकता है, जो भी उसका प्रारूप है उसको फॉलो करके, है ना, वो अपना कि भाई हम भारत की नागरिकता क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ठीक है, मिल जाएगा उसे अनुमति। लेकिन अगर उस समय भारत क्या है, किसी से युद्ध कर रहा है, संघर्ष की स्थिति में है, तो उस पर जो है संघ सरकार चाहे तो रोक लगा सकती है, उसको डिले कर सकती है, स्थगित कर सकती है, नहीं भाई अभी ऐसा नहीं होगा, आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक। दूसरा कंडीशन ये है, तीसरी बात, कि अगर हस्बैंड और वाइफ, है ना, या कोई पूरा परिवार या कोई एक व्यक्ति का नागरिकता समाप्त करना है तो ठीक है, लेकिन उसका बच्चा जो भी नाबालिग है तो वह भी भारत का नागरिक नहीं रहेगा। लेकिन बालिग होने के बाद यदि वो चाहता है कि नहीं वो भारत का नागरिक रहे, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी बिना किसी टर्म एंड कंडीशंस के। तो इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। तीसरा है बर्खास्तगी। बर्खास्तगी क्या होता है, तो बर्खास्तगी का मतलब ये है कि अगर आप जो है बिना बताए, यानी कि बिना सूचना के क्या करते हैं, किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार करते हैं, ठीक। तो ये आर्टिकल 9 में भी इसकी बात की गई थी और यहाँ पर भी किया गया कि यदि आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, यदि किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं, तो भारतीय नागरिकता से या भारतीय नागरिक अधिकार से आपको तुरंत वंचित कर दिया जाएगा, यानी आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक। कुल मिलाकर के दोहरी नागरिकता दो संदर्भों में परिभाषित की जाती है। एक तो देखिए हमने आपको बताया भारत में एकल नागरिकता है, इसलिए कि आप केवल संघ सरकार के मतलब में भारत के नागरिक होते हैं, किसी उसके अंदर आने वाले किसी प्रांत या प्रदेश के नहीं होते। दूसरी दोहरी नागरिकता इस संदर्भ में भी संदर्भित है कि आप एक टाइम पर दो अलग अलग देशों के नागरिक हों, एक भारत के किसी अन्य देश के, है ना, जिसको हम लोग अभी देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। OCI के अंतर्गत उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ओवरसीज सिटीजनशिप जो होता है ना, ओवरसीज सिटीजनशिप, तो वहाँ पर उसकी बात होगी। दोहरी नागरिकता कुछ देशों को मिली है ना, मतलब एक टाइम पे भारत के भी नागरिक रह सकते हैं और किसी अन्य देश के भी नागरिक रह सकते हैं कुछ योग्यताओं के आधार पर, ठीक। तो ये बर्खास्तगी हो गया। और ये बर्खास्तगी भी ध्यान रखिएगा उस समय नहीं होगा जब क्या है, देश जो है युद्ध की स्थिति में होगा, है ना। तो इन दोनों पर क्या है, युक्त प्रतिबंध है, ठीक। देश अगर युद्ध की स्थिति में है तो दोनों को रोका जा सकता है। तीसरा है वंचित किए जाने पर। एक बात और समझिएगा, वंचित किए जाने पर यानी कि नागरिकता से वंचित किया जाना, ये सिर्फ दो कंडीशन में हो सकता है। यदि आपने नागरिकता पंजीकरण के द्वारा लिया हो, यानी बाई रजिस्ट्रेशन आपको नागरिकता मिली हो, या फिर आपकी नागरिकता देशीकरण के द्वारा हो, यानी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा आपको अगर नागरिकता प्राप्त है, तभी आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यदि आप बाई बर्थ और वंश के आधार पर भारत के नागरिक हैं या क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर हैं, तो कभी भी सरकार आपको नागरिकता से वंचित नहीं कर सकती, ठीक। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग भारत में बाई बर्थ हैं तो कोई भी अपराध कर लें उनकी नागरिकता कैंसिल नहीं होगी, ठीक। बाकी अन्य उन्हें सजा प्रावधान होगा, ठीक। लेकिन अगर आप पंजीकरण और देशीकरण से हैं तो सबसे पहले आपकी नागरिकता क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और किस आधार पर किया जाता है, तो संविधान के प्रति अनादर की भाव रखना, है ना, यानी भारतीय संविधान का अपमान करना, ठीक। या फिर नागरिकता जैसे ही आपने धारण किया, चाहे पंजीकरण चाहे देशीकरण से, और उसके 5 वर्ष के अंदर ही किसी अन्य देश में आपको 2 वर्ष की सजा हो जाए, यानी आपका चरित्र अच्छा नहीं रहा, ठीक, तब भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। इसके अलावा
युद्ध वगैरह के समय किसी शत्रु देश के साथ आपका अगर दिखता है ना, मिलन है, मतलब आप किसी दूसरे देश के लोगों के साथ क्या है बातचीत कर रहे हैं, तब भी आपकी नागरिकता को क्या कर दिया जा सकता है, समाप्त कर दिया जा सकता है। ठीक, और इसके अलावा इसमें एक प्रावधान ये भी है, मतलब अगर आप शत्रु देशों को गोपनीय सूचनाएं वगैरह देते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि जो बहुत सारी जासूस एजेंसियां हैं, जैसे भारत का भी है ना रा, आपने नाम सुना होगा, तो इस तरीके से तो कई सारे लोग होते हैं जो जासूस बनकर एक दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, वहाँ रहते होते हैं, लेकिन युद्ध के समय अगर कुछ ऐसा पाया जाता है कि आप क्या है गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो आपकी सिटीजनशिप जो आपको दिया गया वो तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। तो शत्रु देश के साथ व्यवहार या सूचनाओं का आदान प्रदान, इस आधार पर भी आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। या फिर नागरिकता ग्रहण करने के 7 वर्ष बाद तक आप बाहर ही रह रहे हैं, है ना, यानी सामान्य रूप से भारत से बाहर आप 7 वर्षों तक लगातार रहते हैं, तब भी आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। लेकिन इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो 7 वर्ष बाहर रहने की कंडीशन है, अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने नागरिकता ली और आप पढ़ाई करने के उद्देश्य से, शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं, तब आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक, या फिर आप मान लीजिए भारत के किसी सर्विस में है, सिविल सेवा में है, किसी भी सर्विसेज में है, ठीक, और उस दौरान आप ड्यूटी के दौरान बाहर हैं, तब भी आपकी नागरिकता वंचित नहीं होगी। ठीक, तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 था। इसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे संशोधन हुए, बहुत सारे नहीं, हमको लगता है जहाँ तक है कि संख्या 10 है ना, 10 संविधान संशोधन इससे संबंधित हो चुके हैं। सॉरी, संविधान संशोधन नहीं, नागरिकता अधिनियम में संशोधन। तो इसके बाद जितने भी हम बात करेंगे, सबकी बात यहाँ करना भी नहीं है, तो जब भी हम पढ़ें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम पढ़ते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यह तो नागरिकता अधिनियम था, अब इसी में संशोधन होगा। तो 55 के बाद देखिए 57 में ही संशोधन हो जाता है, फिर 85, 85 का है, 86 का है, फिर 2003 में भी कुछ बातें आई थी इंपॉर्टेंट रूप से, 2015 और सबसे इंपॉर्टेंट 2019। तो पूरा प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात, 2015 में भी कुछ चीज़ें हुई थी उसको भी, और साथ साथ आपको बताएंगे POI कार्ड धारक क्या होते हैं, OCI कार्ड धारक क्या होते हैं, NRI किसे कहते हैं, और इनके क्या क्या अधिकार हैं, और भारतीय नागरिकता की विशेषताएं, है ना। तो ये इन चीज़ों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस तरीके से नागरिकता पूरे 3 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कहीं कुछ लगता है, ये कुछ आपको लगता नहीं ये पोर्शन छूट रहा है, इसको सर ने नहीं बताया या इसको डिस्कस नहीं किया गया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर वो इम्पोर्टेंट होगा तो ज़रूर उसे सम्मिलित किया जाएगा। थैंक यू।